नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस फिर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 2 दिनों से हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोग्राम को स्टार्ट किए। इसमें हम लोग सबसे पहले वाले दिन क्या किए थे कि जो आपका सिलेबस था, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था, वो सारा चीज हम आपको बताए। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला यूनिट है उसके बारे में भी हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एक्चुअली क्या है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आपको बता दें, चीजों को समझ में ना आने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि आप ग्रेजुएशन और पीजी में अलग अलग विषय पढ़ के आए हैं। कोई कॉमर्स पढ़ के आया है, कोई बायो पढ़ के आया है, कोई मैथ पढ़ के आया है, कोई बीए करके आया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप अलग अलग विषयों को पढ़कर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं। अब बीएड प्रोग्राम जो विषय आप पढ़ के आए हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए एक नई चीज है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रहा है। अभी पहला लेक्चर है, 1 2 3 4, यानी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और अलग अलग लेक्चर हम लोग फेस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप चीजों को समझने लगेंगे। देखिए, ये पूरा जो बीएड प्रोग्राम है वो क्या है, टीचिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी टीचर्स और टीचिंग के लिए बनाया गया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भाई देखिए क्या होता है, शिक्षा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एजुकेशन कहते हैं। अब शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा, इसको हम लोग ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक? तो शिक्षा के ही अंतर्गत आता है आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। करिकुलम जो होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, वो किसी विषय का होगा या किसी सब्जेक्ट का होगा। तो इसमें होता क्या है, शिक्षा के अंतर्गत मैं पूरे बीएड प्रोग्राम को समझा रहा हूं। आप जिसमें एडमिशन लिए हैं उस चीज को अच्छे से आप समझिएगा। शिक्षा के लिए शिक्षक छात्र को पाठ्यक्रम का क्या कराता है, अध्ययन कराता। अब कोई चीज किसी को पढ़ाना, समझाना, सिखाना दुनिया में सबसे कठिन काम होता है। किसी से अपनी बात मनवाना, यानी जो आप कहें अगला उसको मान ले, ये बड़ा कठिन होता है। बात मनवाना किसी से बहुत कठिन काम होता है। क्यों मानेगा आपका? तो हम पूरे बीएड प्रोग्राम के अंतर्गत यही कला सीखते हैं कि हम अपनी बात सामने वाले से कैसे मनवा लें। तो आप बीएड प्रोग्राम को केवल एक डिग्री बेसिस पे मत सोचिए, ये इसका सिलेबस जो है ना, दुनिया भर के अलग अलग विशेषज्ञों, प्रकांड जो है विद्वानों के अंतर्गत उनके एक तरीके से देख रेख में ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। और इसमें इतनी सारी चीजें सिखाई गई हैं, इतना सारा चीज बताया गया है कि अगर सच में हम उस सही टेक्निक को अगर हम लोग टेक्निक और टैक्टिक्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो आपको मैं बता दूं कि सच में आपके अंदर वो हुनर आ जाएगा कि आप किसी दूसरे से अपनी बात मनवा सकते हैं। शिक्षक क्या चाहता है? शिक्षक तो यही चाहता है ना, छात्र से यही चाहता है कि वो हमारे विषय को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और हमारे विषय में क्या ले, इंटरेस्ट ले, अर्थात रुचि ले। तो पहला क्या है, अब जैसे हमने कहा कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक छात्र को अध्ययन कराता है, किसका? पाठ्यक्रम का। अब ये अध्ययन कराने के लिए, यानी पाठ्यक्रम का अध्ययन कराने के लिए ही हमें सबसे पहले सेमेस्टर में
4 पेपर यानी 4 विषय हमको पढ़ने हैं। पहला जो हमने आपको बताया था वो है आपका शिक्षा, दर्शन का समाज शास्त्री आधार। यानी पहले वाले में हम लोगों को क्या पढ़ना है, एजुकेशन फिलॉसफी एंड सोशियोलाइजेशन यानी सामाजिकरण या एक तरीके से सोशल चेंज, ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पहले कल हम लोग पढ़ लिए थे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, देखिए चीजों को धीरे धीरे समझेंगे तब समझ में। अब हम लोग पढ़े थे कि भैया दर्शन क्या होता है, दर्शन का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि ये जो दर्शन होता है, ये जो दर्शन है वह हमारे शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। इस पेपर में हमको यही सीखना है कि जो फिलॉसफी है यानी जो दर्शन है, दर्शन का मतलब जो तर्क है, दर्शन के अंतर्गत हमने कहा था तर्क आता है। दर्शन क्या करता है, व्यक्ति के अंदर लॉजिकल एलिजिबिलिटी यानी उसके तार्किक योग्यता को क्या करता है, बढ़ाता है। दर्शन क्या करता है, व्यक्ति के लॉजिकल एलिजिबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो हम यह देखेंगे कि यह जो दर्शन है वह हमारे शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, या शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है, या अगर जो एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा एजुकेशन है उसमें दार्शनिक गुण कौन कौन से उपस्थित हैं, यही हमें इस पेपर में पढ़ना है। ठीक, तो जैसे कि आप ये बिल्कुल मत घबराइए कि आपके समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, बस चीजों को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तब। अब दूसरा जो पेपर है हमने आपको बताया था वो है आपका अधिगम मनोविज्ञान। इसी को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। यह तो मतलब ये पेपर भी बहुत अच्छा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। मनोविज्ञान आप साइकोलॉजी जान ही रहे हैं, ठीक है, और इसका मतलब हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत यानी दूसरे पेपर में हम यह पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का क्या महत्व है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप। हम जैसे कोई शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एक्टिविटी को क्या करता है, यूज करता है। मैं टीचर को चलिए बाहर निकाल देता हूं। आप कहेंगे टीचर टीचर टीचर, सब कुछ टीचर हो जा रहा है। मैं आपके व्यवहारिक जीवन से चीजों को जोड़ता हूं। आप क्या करते हैं, जब किसी से मिलने जाते हैं किसी भी फील्ड में, या आप सेल्स का जॉब करते हो, मैनेजमेंट का जॉब करते हो, या कुछ भी अगर आप नौकरी करेंगे, आपके पास अगर एक छोटा सा जनरल स्टोर का दुकान ही है, आपके पास कस्टमर आता है, तो कस्टमर जब आपके पास सामान खरीदने आता है तो आप उससे क्या करते हैं, जो मोल भाव होता है वह क्या करते हैं कि उसके मनोदशा को समझते हैं। जैसे अक्सर देखेंगे जो साड़ी के दुकान वाले होते हैं या कोई दुकान वाले जो होते हैं, वहां जब कोई महिला सामान को खरीदने जाती है तो वो दुकानदार जानता है कि वह वस्तु पे बहुत क्या करेगी, बार्गेनिंग करेगी। इसलिए वो पहले से ही, जैसे ही महिला पूछेगी भैया ये दुपट्टा कितने में दिए, वो कह देगा मैडम 500 रुपया। अब मैडम कहेंगी नहीं भैया 500 रुपया, मतलब 500 रुपया नहीं भैया, बहुत ज्यादा है आपका, 500 रुपया में कहाँ मिलता है जो है 500 रुपया में। दुकानदार कहेगा ठीक है बहन जी चलिए कोई बात नहीं है, आप 450 दे दीजिएगा। अरे भैया 450 रुपया नहीं। तो वो क्या करता है, आप मतलब सामने वाले के दिमाग से, उसके दिमाग से, उसके मनोभाव से क्या करता है, खेलता है। और मार्गेनिंग करते करते मान लीजिए उसको दुपट्टा मिला है 200 में, वो 250 में बेचना चाह रहा है, तो अंत में आते आते कहेगा चलिए बहन जी लास्ट बोलते हैं आप 250 रुपए में ले।
और आप बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे 500 बोला था, देखो 250 रुपए में लेके खरीद। तो आप कहीं भी जाएं, आपको मनोवैज्ञानिक चीजों को यूज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पेपर में जो सेकंड पेपर है, यही आपको सिखाया जाएगा कि आप किसी से मनोवैज्ञानिक रूप से उसके पर्सनालिटी को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझेंगे, जानेंगे कि वह आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं, या आपके लेक्चर्स पे उसका ध्यान है कि नहीं, या जो आप चीजें पढ़ा रहे हैं वो उसके समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोग दूसरे पेपर में सीखेंगे। पहले देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अपने अंदर इंटरेस्ट लाइए। इंटरेस्ट लाएंगे तभी मजा आएगा। आप यूजी और पीजी में जैसे बीकॉम, एमकॉम और ये सब पढ़ के आए हैं, मार्केटिंग पढ़ के आए हैं, मनी एंड बैंकिंग पढ़ के आए हैं, मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, इसमें भी वही चीज है। बट वहां पे आप क्या पढ़ते थे? इकोनॉमिक्स बेस पे या कॉमर्शियल बेस पे पढ़ते थे। यहाँ आप पे एजुकेशन बेस पे पढ़ना है। तीसरा जो पेपर है आपका, वह है आपका ज्ञान और पाठ्यक्रम, या अगला जो इसी में है आपका, मान लीजिए ज्ञान और पाठ्यक्रम छोड़ देते हैं, ये है आपका इसमें जेंडर एजुकेशन है। इसमें इसको हम लोग, इसमें थर्ड पेपर है आपका जेंडर एजुकेशन। चौथा पेपर जो है वो है आपका एक्शन रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्या कहते हैं हम लोग? अब इस पेपर, ये दो पेपर क्यों रखा गया है? जेंडर एजुकेशन का मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दोनों के लिए एक ही थॉट, एक ही मेथड यूज हो सकता है? यानी क्या जो काम पुरुष कर सकता है वो काम स्त्री कर सकती है, या जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष कर सकता है? तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपको बताया गया है। मतलब कि हो सकता है कि स्त्री का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अलग है, उसके अंदर अलग प्रकार का हार्मोन्स है, वो एक अलग इमोशनल, उसकी पर्सनालिटी में एक अलग प्रकार का इमोशनल एक्टिविटीज है। जो आपका बॉय है, यानी जो मेल है, उसके अंदर अलग प्रकार का हार्मोन्स है, उसकी अलग मेंटलिटी है। समझ रहे हैं? तो उन दोनों को एक ही चीज कैसे समझाएं? तो ये कला, क्योंकि क्लासरूम में तो आपको कोई एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, लड़के को भी पढ़ाना है, लड़की को भी पढ़ाना है। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन सा ऐसा टेक्निक यूज करूं या टैक्टिक्स यूज करूं जिससे कि मेरी बात दोनों समझ जाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस चीज को रखा गया है। अब आपका जो चौथा पेपर है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है किसी मॉडर्न प्रॉब्लम को, यानी किसी भी मॉडर्न, चलिए छोड़ देते हैं, किसी भी प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए या उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है? एक्शन रिसर्च किया जाता है। यानी वर्तमान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। जैसे कोई समस्या है, क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है आपके, और वो बार बार आपसे पूछ रहा है, आप किसी चीज को लिखवा रहे हैं, वो बार बार आपसे पूछ रहा है, सर इसका मतलब, सर क्या बोले? हाँ सर क्या बोले? सर क्या बोले? तो इसका मतलब कि हो सकता है कि उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा हो, या हो सकता है कि जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, वह हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, या आपके शब्द या वाणी को वो नहीं समझ पा रहा हो। तो वर्तमान समस्या को जानने के लिए ही क्या किया जाता है? एक्शन रिसर्च जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यही आपका जो है बीएड जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी अगर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें, यही आपको 4 चीज पढ़ना है। ये आपको मैं बता दूं, ये चारों पेपर आप एकदम जुबानी रट लीजिए, और ये आप केवल आपके बीएड में काम नहीं आएगा,
ये जीवन में आप किसी क्षेत्र में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, बीएड एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। आप जान लीजिए, आप जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जगह पे जाके कोर्सेज करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, आपको बीएड करने के बाद वो सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बीएड प्रोग्राम के हर पेपर को बहुत अच्छे से सीख लिए, समझ लिए, तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक कामयाब हाउसवाइफ भी बन सकते हैं, एक कामयाब आप एक तरीके से कर्मचारी भी बन सकते हैं, वर्कर भी बन सकते हैं, और एक कामयाब शिक्षक भी बन सकते हैं, एक कामयाब साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार, यानी कुछ भी, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बीएड ट्रेनिंग में सिखाई गई चीजों का क्या होगा, अब बेनिफिट मिलेगा। जो आपको बीएड प्रोग्राम में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो आप लाइफ में किसी भी सेक्टर में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके अंतर्गत सीखी गई चीजें आपको हर जगह काम देगा। आप केवल ये मत सोचिए कि अरे ये तो एक टीचिंग प्रोग्राम है, ये ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ गुरु का दर्जा, टीचर का दर्जा बहुत ऊपर है। जानते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बता, यानी भगवान से ऊपर का भी दर्जा दिया गया है गुरु के लिए। तो कहने का अभिप्राय है कि ये गुरु की यानी टीचर की जो छवि है, एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, एक अच्छे टीचर को एक अच्छा व्यक्ति होना भी जरूरी है, एक अच्छा नागरिक होना भी जरूरी है। एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक नहीं है तो वो अच्छा शिक्षक नहीं है। मैं आज यूट्यूब पे देखता हूं बहुत से ऐसे शिक्षक आते हैं, गोली मार दो, कट्टा चला दो, काट दो, गांजा पी के सो जाओ। मतलब ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति अच्छा शिक्षक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप अच्छा व्यक्ति नहीं होंगे, अच्छे नागरिक नहीं होंगे, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। अब उनके साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बीएड प्रोग्राम को नहीं किया है। अगर वो बीएड प्रोग्राम को सही से किए होते तो वो इतने बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उनके मिलियन विलियन में फॉलोवर है, देश दुनिया के लाखों बच्चे उनसे जुड़ रहे हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं, रोल मॉडल मान रहे हैं, उनसे जुड़कर उनका वीडियो देख रहे हैं, और भाई साहब आके कह रहे हैं संभोग की गजब की प्रक्रिया है, संभोग गजब प्रक्रिया है, गोली मार दो, राजा बनो, गांजा पियो, मतलब अजीब एक्टिविटी। तो ऐसे लोग केवल अपना फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, लाइक बढ़ा सकते हैं, अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। क्योंकि अगर वो बीएड प्रोग्राम को सही तरीके से सच में किए होते तो ऐसी हरकत वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके नहीं कर। तो ये पूरे बीएड प्रोग्राम में आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाया जाएगा, अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। अच्छा शिक्षक तो बनना ही है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएड प्रोग्राम को अच्छे से इसको कर ले रहे हैं पूरे सेमेस्टर को, तो आप एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक बनेंगे। और इस समय समाज की सबसे मूलभूत आवश्यकता है एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा नागरिक होना। तो ऐसा नहीं है कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, समझ में आपको चीजें आएंगी, बस थोड़ा सा जुड़े रहिए और क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये 4 पेपर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कल कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पेपर का, यानी जो आपका एजुकेशन फिलॉसफी है, उसके पहले यूनिट को हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग शिक्षा का अर्थ और परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार ये हम लोग डिस्कस किए थे। इसके साथ हम लोगों ने शिक्षा का व्यापक अर्थ देखा था, और इसके बाद हम लोग दर्शन का अर्थ और परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार, ये सारी चीजें हम लोग कल वाले क्लास में कवर कर लिए
अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले यूनिट का जो लेक्चर बचा हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है शिक्षा और दर्शन का संबंध। एक तरीके से हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो आज हम लोग दर्शन और शिक्षा के संबंध के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब जब पानी दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन और शिक्षा के संबंध से परिचित होंगे कि दोनों एक दूसरे से परिचित कैसे हैं। तो जैसा कि अगर शिक्षा की बात करें तो आपको मालूम है शिक्षा का मतलब है क्या, सीखना। और दर्शन का मतलब क्या करना है, तर्क करना। हम तर्क कर करके ही सीखते हैं। जब हम कोई चीज सीखने चलते हैं तो हम तर्क कर करके ही सीखते हैं कि अच्छा ये ऐसे करे तो हो जाए, शायद इस तरीके से करे तो हो जाए। जब हम लोग बचपन में रहते छोटे थे, वो थर्मस में ऐसे राउंड राउंड करके एक गेम आता था, उसमें दो छोटी छोटी गोलियां रहती थी। उन गोलियों को ऐसे ऐसे घुमा के बीच में लाना पड़ता था। तो हम लोग तमाम तरह का टेक्निक यूज करते 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 उसको क्या करते थे, बीच में लाते थे। आप कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी यही होता है ना। तो जब हम कोई चीज सीखते हैं, करते हैं, तो वहां पे हम तर्क का यूज करते हैं। इसलिए अगर शिक्षा का मतलब सीखना है और दर्शन का मतलब तर्क है, यानी शिक्षा का संबंध सीखने से है, दर्शन का संबंध अगर तर्क से है, तो यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि हम तर्क के बिना सीख नहीं सकते, और सीख लेंगे तो तर्क करेंगे। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक है। जैसा कि यहां बताया गया है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक तरीके से क्या है, कंप्लीमेंट्री है भाई, ये कंप्लीमेंट्री है दोनों। इसके साथ साथ दर्शन जहां विचार और सिद्धांत प्रदान करता है, वही शिक्षा उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। यानी दर्शन हमें क्या कर रहा है, जो विचार और सिद्धांत प्रदान कर रहा है। विचार और सिद्धांत का मतलब, जैसे हम कोई बात सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सीखने और समझने के बाद वह शिक्षा उस चीज को क्या लाती है, व्यवहार में परिवर्तित कर। जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सीखने समझने के बाद वह चीज हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो शिक्षा हमें क्या करता है, सीखे गए सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का काम करता है। इसके अलावा यहां पे दिया गया लाती है, अर्थात दर्शन मार्गदर्शन करता है और शिक्षा उस मार्ग पर चलना सिखाती। यह कह रहा है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप हेडिंग भी डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए और बीच में लिख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है लिख लीजिए, शिक्षा और दर्शन का संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेमेस्टर में आए। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक है। दर्शन जहां विचार और सिद्धांत प्रदान करता है, वही शिक्षा उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। अर्थात दर्शन मार्गदर्शन करता है और शिक्षा उस मार्ग पर चलना सिखाता है। साथ ही शिक्षा और दर्शन की परिभाषा तो आपको तो पहले ही कल ही बता दिया गया है कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है और दर्शन जीवन सत्य और वास्तविकता की खोज करने वाली विद्या है। जैसे कि दर्शन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सिखाता है। शिक्षा क्या है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास। अब जब सामाजिक विकास होगा तो उसका चारित्रिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, तभी तो सामाजिक विकास होगा। यानी अगर हम कहे कि कोई व्यक्ति सोशल रूप से डेवलप हो रहा है, यानी सोशल डेवलपमेंट का मतलब ही हुआ कि वो क्या है, व्यक्ति मतलब उसका कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है, उसकी इथिक्स भी डेवलप हो रही है, उसका थिंक यानी सोच भी डेवलप हो रहा है। तो पहले तो सामाजिक विकास,
उसके बाद उसका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब कि सब कुछ सही हो, एक सामान्य एज में जिस व्यक्ति का जैसा शरीर मस्तिष्क होना चाहिए वैसा। तो शिक्षा के सर्वांगीण विकास का मतलब होता है व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हिंदी में हम लोग शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत कौन, अब जैसे आप कहेंगे हमने कल बताया था सर्वांगीण विकास क्या है। सर्वांगीण विकास यानी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट है हमारा, जो छात्र है हमारा, हम उसमें सोशल डेवलपमेंट करेंगे, उसका हम फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट करेंगे, मोरल और एथिक्स डेवलपमेंट करेंगे, इसके साथ साथ हम इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि जब तक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बाकी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या रह जाएगा, प्रभावित होता रहेगा। तो यहां पे हम लोग शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में पढ़ लिए। आइए थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं कि दोनों में परस्पर क्या संबंध है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अब यहां पे दिया है दर्शन का पक्ष दिया हुआ है और यहां पे दिया है शिक्षा का भूमिका। हमारा टॉपिक है शिक्षा और दर्शन में संबंध। अब यहां कह रहे कि भैया दर्शन जो है वो आपको उद्देश्य बताता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो जो दर्शन है वो हमें ऑब्जेक्टिव बताता है, उद्देश्य बताता है, और शिक्षा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। मतलब क्या कह रहा है, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से इसलिए संबंधित है कि जो दर्शन है वह हमें उद्देश्य बताता है कि हमें क्या करना है, और एजुकेशन हमें बताता है कि उन उद्देश्यों को, यानी एजुकेशन से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक रूट ढूंढते हैं, एक माध्यम। ठीक। दूसरा कह रहा है शिक्षा मूल्य निर्धारित करता है, वैल्यू। वैल्यू, मूल्य का मतलब यहां प्राइस नहीं है, वैल्यू है। प्राइस और वैल्यू में काफी डिफरेंस होता है। अब शिक्षा इन मूल्यों को व्यवहार में उतारता है। मूल्य क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भैया मूल्य क्या होता है, गौतम नोट कर लीजिएगा, मूल्य क्या होता है? मूल्य की अगर हम बात करें तो देखिए, मूल्य जो होता है आप समझ लीजिए, एक बहुत आप लोग सुने होंगे इस चीज को, एक जुमला बड़ा फेमस है कि भारतीय नारी लाख वेस्टर्न कपड़े पहन ले, कितनो जींस टॉप तू पहन ला, कितनो तू वन पीस पहन ला, कितनो तू शॉर्ट्स पहन ला, लेकिन शादी में फोटो जाई साड़ी वाला ही। तो साड़ी वाला फोटो क्यों? क्योंकि यही हमारा मूल्य है। मूल्य क्या होता है मैं ये डिफाइन कर रहा हूं। आप यहाँ पे जो आपका है दर्शन मूल्य निर्धारित करता है, मैं उसी मूल्य की बात कर रहा हूं, उसी वैल्यू की बात कर रहा हूं। मूल्य का मतलब साड़ी का फोटो क्यों जाता है? क्योंकि हमारा देश संस्कृति और सभ्यता के नाम से, सभ्यता और संस्कृति के रूप में पूरे विश्व में प्रचलित है, और जो साड़ी है वो हमारे यहाँ का पारंपरिक परिधान है। क्या है? पारंपरिक परिधान है। इसलिए उसी पारंपरिक परिधान में ही क्या किया जाता है, चित्र भेजा जाता है। मूल्य का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे ये उदाहरण क्यों दे रहा था कि कितनों जींस टॉप पहन ला लेकिन शादी में फोटो जाई साड़ी वाला ही, ये हम आपको क्यों बता रहे थे? हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि हम कितना भी बाहरी कल्चर, बाहरी सभ्यता और बाहरी लोगों के संपर्क में आ जाएं, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद भी जो चीजें हमारी नहीं बदलती हैं वही हमारा मूल्य है, वही हमारा वैल्यू है। समझ गए? अब उस वैल्यू को व्यवहार में कैसे, शिक्षा उसी वैल्यू को क्या करता है, व्यवहार में उतारता है। अब मैं देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से संबंधित है, वही मैं बता रहा हूं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे है, दर्शन मनुष्य के स्वरूप की व्याख्या करता है। मूल्य समझ गए? नहीं समझ में आया अभी? अच्छा सुनो, देखो मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे कई लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, नए नए आप आए,
अब नए नए आप आए, एक दूसरे से दोस्ती हुई, दोस्ती होते होते आप दूसरों का ग्रुप बन गया, आप लोगों का ग्रुप बन गया। अब उस ग्रुप में अलग अलग थिंकिंग के लोग होंगे, अलग अलग मेंटलिटी के लोग होंगे। आपकी मेंटलिटी थिंकिंग अलग होगी, सामने वाले की मेंटलिटी थिंकिंग अलग होगी। तो आपकी जो मेंटलिटी और थिंकिंग है वो दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी अगर चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे मेंटलिटी और थिंकिंग में के संपर्क में आने के बाद भी अगर नहीं बदल रहा है, तो मतलब वो आपका वैल्यू है, वही आपका मूल्य है। समझ गए? अब समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दर्शन मनुष्य के स्वरूप की व्याख्या करता है और शिक्षा उसी के अनुसार व्यक्ति का निर्माण करता है। दर्शन ये बताता है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। दर्शन हमें यह बताता है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य कैसा हो। मनुष्य ऐसा ना हो, बड़ा बड़ा बाल रखा हो, इतने बड़े बड़े नाखून हो, पीले पीले दांत हो, ऐसा मनुष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य कैसा होना चाहिए ये दर्शन बताता है, और शिक्षा उसी के अनुसार उस व्यक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है, यानी उस व्यक्ति का निर्माण करता है। यही अगर दर्शन आदर्श समाज की बात करें तो दर्शन जो है वो आदर्श समाज की कल्पना करता है। हाँ बताइए, हेलो, हाँ क्या करे थे? दर्शन आदर्श समाज की क्या करता है, कल्पना करता है, और शिक्षा उस समाज की रचना के लिए क्या करता है, नागरिक तैयार करता है। दर्शन सोच और दृष्टिकोण देता है। दर्शन क्या करता है, थिंकिंग और एटीट्यूड प्रोवाइड करता है, और शिक्षा उसी दृष्टिकोण को विद्यार्थी में क्या करता है, विकसित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न आ सकता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। शिक्षा और दर्शन का परिभाषा देते हुए दोनों में संबंध को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। तो प्रश्न मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, आप कॉपी में नोट करते रहिए। मेरा काम है आपको बताना और पढ़ाना। आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और बाद में कुछ नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे बीएड कैले का होला, बीएड तो बहुत लोग करके घूमत हन, नौकरिये नहीं मिलत था। तो बीएड में नौकरी वही के नहीं मिलला, या बीएड कैले के बाद वही के काम नहीं मिलला जे दूसरे के मन से फालतू के यहाँ डिग्री लेवे आ गल है कि कैसे एक सर्टिफिकेट मिल जाए, बीएड हमरो हो गल। ठीक है, बीएड अगर पढ़े आल हुआ तो वास्तव में कोनो काम लाग न रहबा। फिर यहाँ से निकलने के बाद 4 सेमेस्टर के बाद जाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, हम बीएड बेरोजगार हैं, हमको नौकरी दो, हम बीएड बेरोजगार हैं, हमको नौकरी दो। ठीक है, क्योंकि बीएड बेरोजगार कभी होता ही नहीं है। अगर बीएड पढ़ने के लिए आप आए हैं तो आप बेरोजगार बनेंगे, लेकिन अगर बीएड सीखने के लिए आप आए हैं तो आप बेरोजगार होंगे ही नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी संस्था से जुड़कर बहुत यहाँ काबिल स्टूडेंट हुए जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अपना जो है कि पैसा अचीव कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब वो तो डिग्री लेवे आल हुआ, टेम्परेरी कोरम पूरा करे आल हुआ, तो वो बात अलग है। अब बात करते हैं अब देखिए, शिक्षा और दर्शन हम तो समझ लिए कि क्या संबंध है, कैसे संबंध है। भाई ये तो हम लोग समझ लिए, क्लियर हो गया कि दर्शन उद्देश्य बताता है, शिक्षा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। दर्शन मूल्य निर्धारित करता है, शिक्षा उन मूल्यों को व्यवहार में उतारता है। और दर्शन मनुष्य के स्वरूप की व्याख्या करता है, शिक्षा उसी के अनुसार व्यक्ति का निर्माण करता है। दर्शन आदर्श समाज की कल्पना करता है, शिक्षा उस समाज की रचना के लिए नागरिक तैयार करता है। दर्शन सोच और दृष्टिकोण देता है, शिक्षा उस दृष्टिकोण को विद्यार्थी में विकसित करता है। ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम विचारकों के अकॉर्डिंग, यानी हम थिंकर व्यू देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल व्यू जो था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन और फिलॉसफी, यानी ये जो एजुकेशन है और फिलॉसफी जो है वह दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अब हम अकॉर्डिंग टू थिंकर देखेंगे, यानी थिंकर व्यू ऑन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। अब
किन किन विचारकों का क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है दर्शन और शिक्षा के संबंध को लेकर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पे है भाई प्लेटो। प्लेटो भाई साहब हैं। अब प्लेटो भाई साहब हम लोगों को यह बता रहे हैं कि भैया शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। वह कह रहे हैं कि शिक्षा को राज्य और समाज की आत्मा मानते हैं। यानी प्लेटो ने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो स्टेट एंड सोसाइटी का क्या है, स्पिरिट है, यानी आत्मा है। और बिना आत्मा का शरीर कैसा हो जाता है, लाश। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर शिक्षा को समाज से अलग कर दिया जाए तो समाज एक लाश बनकर रह जाएगा। प्लेटो ने एजुकेशन को इतना महत्व दिया। ठीक, इसके बाद उनके अनुसार शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है जो आदर्श नागरिक बनाती है। प्लेटो ने कहा कि भैया शिक्षा दर्शन से इसलिए जुड़ा हुआ है कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो फिलॉसफी का क्या है, एक बिहेवियर रोल है। क्या है, एक बिहेवियर रोल है। कहने का मतलब व्यवहारिक रूप है जो क्या करता है, आदर्श नागरिक बनाता है। क्योंकि जब आदर्श नागरिक समाज में नहीं रहेंगे तो निर्भया जैसा कांड होगा। आगे चलते हैं, अब अरस्तु की बात करते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर नैतिकता और बुद्धिमत्ता विकसित करना है। भाई अरस्तु ने कहा कि भैया जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है ना। भाई आप भी यहां हैं तो किसी उद्देश्य से ना आए होंगे। कोई बीएड का डिग्री लेने के उद्देश्य से आया होगा, कोई सच में बीएड प्रोग्राम को पढ़ने के लिए आया होगा। कोनो न कोनो बहाने तो यहाँ अला होगा ना, कोनो उद्देश्य लेके आल होगा ना। इस तरह उद्देश्य विहीन सब चलत है, हम चली देखी का होला। भाई सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। कुछ ब्याह के उद्देश्य से आल हुईन कि चली बीएडवा कल ही शायद बिहवे हो जाए, लइकवा बीएड कैले हो, आज नहीं कल नौकरी पाई जाए। किसी न किसी उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर नैतिकता और बुद्धिमत्ता विकसित करना है। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक विस्तार है। यह क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो दर्शन का क्या है, शिक्षा दर्शन व्यक्ति का व्यवहारिक विकास है। जॉन डीवी की बात कहें, डीवी कह रहे हैं कि दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है और शिक्षा दर्शन की प्रयोगशाला है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये तीन थिंकर हुए, प्लेटो, अरस्तु और जॉन डीवी। इन लोगों ने शिक्षा दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है यह बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। अब यहां पे दिया गया है विवेकानंद के अनुसार और महात्मा गांधी के अनुसार और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। ठीक है, यहां पे अब हम ये देखेंगे कि भाई इन लोगों ने शिक्षा और दर्शन को एक दूसरे से कैसे रिलेटेड किया। यानी इन्होंने कैसे ये सिद्ध किया कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति माना। यानी इन्होंने क्या किया, शिक्षा को मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति माना। उनका दर्शन आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों था, जिसे शिक्षा के माध्यम से समाज में फैलाना आवश्यक बताया। यानी इन्होंने यह कहा कि भैया दर्शन आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों है और इसे क्या है, शिक्षा के माध्यम से समाज में फैलाना आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि भैया दर्शन क्या है, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों है, और जो दर्शन में आध्यात्मिकता व्याप्त है, व्यवहारिकता व्याप्त है, उस आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता को हम कैसे समाज में फैलाएं, उसका सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है शिक्षा। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा और दर्शन को एक दूसरे से संबंधित किया। आप लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और दर्शन के संबंध को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि
शिक्षा दर्शन में व्याप्त आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता को समाज में प्रचलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण माध्यम है। महात्मा गांधी, अच्छा विवेकानंद के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि विवेकानंद बहुत अच्छे क्रिकेटर थे? तुम लोग कहोगे उस समय क्रिकेट कहां होता था ना। लगान देखे हो ना, लगान मूवी उसी से इंस्पायर्ड था। ठीक है, कोलकाता की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो मुझे टाइम नहीं याद आ रहा है, आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी है, आप पूछिएगा AI से अपने। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था बाकायदे कोलकाता में, और वहां पर इन्होंने लगभग, बहुत अच्छे बॉलर थे और कई लोगों का इन्होंने, कई इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इन्होंने उस समय आउट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। आप लोग को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, आप इसको सर्च करिएगा। अब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने नैतिकता और श्रम प्रधान शिक्षा की वकालत की। उनका दर्शन सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन पर आधारित था और शिक्षा को उसके प्रसार का साधन माना जाता है। यानी इन्होंने ये कहा कि भैया शिक्षा दर्शन मतलब दोनों ने, विवेकानंद भी कह रहे हैं कि अच्छी चीजों को समाज में प्रसारित करने का माध्यम क्या है, शिक्षा है। महात्मा गांधी भी यही कह रहे हैं कि सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन जैसी चीजों को समाज में प्रसारित करने का काम शिक्षा करता है या शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं, उनका दर्शन प्रकृति, स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर आधारित था। शिक्षा को उन्होंने व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास कहा था। ठीक, तो व्यक्ति के व्यवहारिक प्रवृत्ति दर्शन का भाग है, और उस व्यवहारिक प्रवृत्ति को विस्तार करने की जो एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा दर्शन के संबंध को हम लोग पढ़ लिए। तो यहां पे कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया? शिक्षा का अर्थ और परिभाषा विभिन्न विचारकों के आधार पर यह क्लियर हो गया। दर्शन का अर्थ और परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार ये क्लियर हो गया, और इसके अलावा शिक्षा और दर्शन का संबंध जो है ये भी क्लियर हो गया। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। यानी दर्शन जो है, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो यहां पे पहला है शैक्षिक उद्देश्य, यानी एजुकेशनल एम्स। दूसरा है आपका पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। तीसरा है आपका शिक्षण विधियां, जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग मेथड्स। और इसके बाद है आपका शिक्षक की भूमिका, यानी टीचर्स रोल। और अनुशासन और मूल्य दिया है, यानी डिसिप्लिन एंड वैल्यूज। कैसे ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। पहला पॉइंट कह रहा है एजुकेशनल एम्स, यानी दर्शन यह निर्धारित करता है कि शिक्षक का लक्ष्य क्या हो। नैतिकता, सामाजिक सेवा, आत्मज्ञान और रोजगार। देखिए, यानी दर्शन जो है, दर्शन का यह प्रभाव है शिक्षा पर। दर्शन यह कह रहा है कि शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति के अंतर्गत नैतिकता का विकास हो और वह सामाजिक सेवा करे और उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो और इसके साथ साथ रोजगार मिले। अब दूसरा है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। दर्शन यह तय करता है कि क्या पढ़ाया जाए, जैसे कि नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा या विज्ञान का ज्ञान छात्र को हो। शिक्षण विधि, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण जैसे आदर्शवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद और शिक्षण की विधियां तय करता है कौन? दर्शन। शिक्षक की भूमिका, दर्शन शिक्षक को मार्गदर्शक और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। दर्शन क्या कहता है कि जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक हो और उसका जो व्यक्तित्व हो वो कैसा हो? आदर्श हो। अनुशासन की बात करें, डिसिप्लिन एंड वैल्यू की बात करें, तो दर्शन यह बताता है
कि शिक्षा में अनुशासन कैसा हो और कौन कौन से मूल्य बच्चों में विकसित किया जाए। तो यहां पे हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लिए कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो कुल 5 पॉइंट से ये डिक्लेयर किया गया कि भैया दर्शन का शिक्षा पे इतना प्रभाव है। अब यहां दिया है, अभी तक तो हम पढ़े कि दर्शन का शिक्षा पे क्या प्रभाव है, अब यहां दिया है शिक्षा का प्रभाव दर्शन पर क्या है। क्या दोनों चीज बताया गया, पहले तो ये बताया गया कि दर्शन का प्रभाव शिक्षा पे क्या है, अब ये बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, यानी शिक्षा का प्रभाव दर्शन पर क्या है। तो बताया जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से दर्शन को व्यवहारिक रूप यानी प्रैक्टिकल फॉर्म मिलता है। दर्शन के सिद्धांत समाज में क्रियान्वित यानी इंप्लीमेंटेड होते हैं। इसके साथ शिक्षा दर्शन को जीवन से जोड़ती है, जिससे वह केवल कल्पना न रहकर जीवन की सच्चाई बन जाती है। ये 3 पॉइंट से बताया गया कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो आपको फिलॉसफी को यानी शिक्षा को कैसे दर्शन को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का शिक्षा और दर्शन का जो संबंध था वो क्लियर हो गया। अब हम यहां अगला टॉपिक ऑफ हेडिंग डाल दीजिएगा, अगला टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, कितने टाइम पर हुआ। चलिए, फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस जो लोग के पास, जिन लोगों के पास होगा, आप सिलेबस से मिला लीजिएगा कि जो चीजें सिलेबस में वही चीजें पढ़ाई जा रही है ना। शिक्षा के विभिन्न रूप, चलिए अब ये हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा के विभिन्न रूप और दर्शन के प्रति दृष्टिकोण। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के अलग अलग रूप या टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हम भी इसको कह सकते हैं, शिक्षा का प्रकार भी हम कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ेंगे और इसके अलावा दर्शन के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षा एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता देती है, पढ़ चुके हैं हम लोग। यह केवल विद्यालय की सीमाओं में नहीं बंधी है, बल्कि जीवन के हर अनुभव इससे प्राप्त होता है। इसी कारण से शिक्षा के विभिन्न रूप यानी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन माने गए हैं। दूसरी ओर दर्शन शिक्षा को दिशा, उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। दर्शन यह तय करता है कि शिक्षा कैसी हो और किस उद्देश्य से दी जाए और उसका मूल्य क्या हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका शिक्षा के विभिन्न रूप। सबसे पहले हम शिक्षा के विभिन्न रूपों के बारे में बात करें। आपने ये तो पढ़ लिया कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, इसका मतलब होता है सीखना। इसका मतलब क्या होता है? सीखना। जब व्यक्ति सीखता है तो सीखकर ही उसका सर्वांगीण विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी ना सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जब तक हम किसी वस्तु को न जानेंगे न सीखेंगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? जानने और सीखने समझने के बाद ही ना डेवलपमेंट होगा। तो जानना, सीखना, समझना क्या केवल क्लास तक है या स्कूल तक है? अगर शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम स्कूलिया में थोड़ी रहिला, तो हम लोग क्लासरूम में ही थोड़ी रहते हैं। अरे क्लासरूम के बाद हम चौराहे पर भी रहते हैं, गुमटी पे भी रहते हैं, पुल पे भी रहते हैं, ऑटो स्टैंड पर भी रहते हैं, मैदान में भी रहते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में भी रहते हैं, थिएटर में भी रहते हैं। मतलब हम अलग अलग बहुत जगह पे रहते हैं और हर जगह से हम सीखते हैं। कहीं से अच्छी चीजें सीखते हैं, कहीं से बुरी चीजें सीखते हैं। हालांकि बुरा हमारे लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, उसकी नजर में बुरा नहीं होगा। आप पूछिए क्या शराब पीना बुरा है? शराब पीने वाला कभी नहीं कहेगा बुरा है, वो आपको अल्कोहल का फायदा बताएगा। तो शराब पीने के फायदे क्या क्या, नुकसान थोड़ी बताएगा।
तो कोई भी चीज बुरा नहीं होता है। बुरा कोई चीज तब हो सकता है जब वह समाज को क्षति पहुंचाए। आपकी कोई एक्टिविटी अगर किसी नागरिक व्यक्ति और समाज को क्षति पहुंचाता है तो यह समझ लीजिए कि वह कार्य, वह क्रिया बुरा है। समझ में आया? बाकी तो ऐसे आप सबका अपना अपना, जितने पथ उतने मत, सब कहेगा नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। कोई दर्शन कहेगा भगवान का अध्ययन करो, उसी में चरवाक दर्शन आएगा, कहेगा बैठ खा पी के मरो, ताव से जीवन आए हो जीने के लिए, कर्जा लेके उधार लेके लो उधार, जीवन सुधार। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है। अब सीखने की बात करें तो हम आपको ये बता रहे थे शिक्षा के रूप में कि हम अलग अलग जगह से सीखते हैं। तो हम फॉर्मल भी सीखते हैं, यानी फॉर्मल लर्निंग भी होता है, इनफॉर्मल लर्निंग भी होता है और नॉन फॉर्मल भी लर्निंग होता है। ठीक है, हम तीन तरीके से सीखते हैं। हम फॉर्मल लर्निंग भी होता है, इनफॉर्मल लर्निंग भी होता है, नॉन फॉर्मल भी होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, निरौपचारिक भी होता है, और यही शिक्षा का रूप है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए शिक्षा का प्रकार या रूप, आप लिखेंगे तीन प्रकार या तीन रूप: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब आप कहेंगे गुरुजी इस तीनों में अंतर क्या है? तो बस एक ही चीज है, एक एक लाइन का अंतर हम आपको बताएंगे, ये जीवन भर आपको याद हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है जान लीजिए। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक होता है तो विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को कहते हैं जिसमें प्रयोग और परीक्षण क्या होता है? सम्मिलित होता है। तो वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि विज्ञान है तो नियम है। औपचारिक शिक्षा क्या है? वैज्ञानिक शिक्षा है, यानी नियमबद्ध शिक्षा है। उसका एक नियम बना हुआ है, उसका एक नियम, मतलब उसका नियम का मतलब उसका एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित पाठ्यक्रम है, और इसके अलावा एक निश्चित जगह है, एक निश्चित स्थान है, और उसका समय समय पर परीक्षण और भी होता रहता है, प्रयोग और परीक्षण भी होता रहता है, कहने का मतलब परीक्षा भी होता रहता है। तो यानी विद्यालय की शिक्षा, जो चीजें आप विद्यालय, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते सीखते हैं, वो है आपका फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो ये अवैज्ञानिक होता है। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है, इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो कैसे सीखेंगे? तो अगर तू पुलिया पर 4 ठे दोस्त के साथे बैठल हुआ, ओकरे साथे कुछ सीखत हुआ है नाप शनाप, या अगर अपने दोस्तन के साथे मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में है, वहां कुछ सीख रहे हैं, ठीक, घर में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से कुछ सीख रहे हैं, पास पड़ोस से सीख रहे हैं, दोस्तों से सीख रहे हैं, तो ये जो सीखते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी इनफॉर्मल शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि वह शिक्षा जिसका ना कोई निश्चित स्थान हो, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम हो, और न ही उसका प्रयोग हो, ना कोई परीक्षण हो, समय समय उसका कोई समय और स्थान फिक्स न हो, कहीं से कुछ सीखत हुआ, लेकर मतलब का हो? अनौपचारिक। औपचारिक का हो अगर एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित करिकुलम के अंतर्गत सीखत हुआ तो वो। अब निरौपचारिक, ये बड़ा मजेदार है। निरौपचारिक क्या है? तो ये वैज्ञानिक भी है और अवैज्ञानिक भी है। निरौपचारिक क्या है? वैज्ञानिक भी है और अवैज्ञानिक भी है। इसमें दोनों चीजें हैं, नियम हइयो और नियम नहीं हो। तो कैसे? तो ये चीजें हम आपको बताएंगे कि कैसे। जैसे डिस्टेंस लर्निंग का नाम आपने सुना होगा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नाम सुना होगा, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपका निरौपचारिक के अंतर्गत आता है। ठीक, औपचारिक हमने आपको बता दिया, जैसे हमने आपको बताया ही, चलिए मैं आपको ठीक से फिर से बता देता हूं। फॉर्मल एजुकेशन,
वह शिक्षा जो नियमित विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी और परीक्षा प्रणाली द्वारा दी जाती है, उसका मुख्य विशेषता क्या है? यह संगठित प्रणाली के अंतर्गत चलता है, निश्चित पाठ्यक्रम और करिकुलम होता है, शिक्षक, कक्षा और परीक्षाएं होती है, यह शिक्षा कक्ष पर आधारित होता है, यानी एक तरीके से ये साइंटिफिक है। क्या है भाई? ये साइंटिफिक है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा दर्शन की दृष्टि से औपचारिक शिक्षा आदर्शवाद और यथार्थवाद से प्रभावित है, जो अनुशासन, ज्ञान और बौद्धिक विकास पर क्या है? बल देता है। अब बात करते हैं हम लोग अनौपचारिक का। अनौपचारिक क्या कह रहा है? वह शिक्षा जो व्यक्ति जीवन के अनुभव, परिवार, समाज और पर्यावरण से स्वतः प्राप्त करता है। यह क्या है? असंरचित और स्वाभाविक है, यानी नेचुरल और अनस्ट्रक्चरल है, मतलब इनमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम और परीक्षा नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली यानी लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है। व्यक्ति अनुभव, संबंध और मीडिया परिवेश से जो कुछ भी सीख रहा है वह आपको हमने बता दिया। यानी एक तरीके से हम अगर अनौपचारिक की बात करें तो जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है, सॉरी ये तो औपचारिक है, फॉर्मल तो हम लोग पढ़ लिए। अब अनौपचारिक की अगर हम बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो ये नॉन साइंटिफिक, ये क्या है? नॉन साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक था, वैज्ञानिक था, ये नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, यानी ये अवैज्ञानिक होता है। अब तीसरा जो था वो आपका क्या था? निरौपचारिक शिक्षा। अब जैसे यहां पे ये जो चीजें हैं ये रहेगा आपका निरौपचारिक कहते हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब निरौपचारिक शिक्षा की बात करें, इसको हम बता देते हैं, ये जो है इसको हम लोग निरौपचारिक कहते हैं। निरौपचारिक है वह शिक्षा जो औपचारिक प्रणाली से बाहर दी जाती हो, यानी औपचारिक प्रणाली से बाहर दी जा रही है तो नॉन साइंटिफिक है, और औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत दिया जा रहा है तो साइंटिफिक है। यानी इसमें साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों ही क्या है? गुण विद्यमान है, दोनों ही क्वालिटी है। यह लचीली है, फ्लेक्सिबल होती है, आयु या समय की बाध्यता नहीं होती है, यह व्यावसायिक साक्षरता, वयस्क केंद्रित होता है, या आवश्यकता आधारित नीड बेस होता है। कहने का मतलब कोई 45 साल का आदमी किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके प्राइवेट कंप्यूटर सीख रहा है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन रहेगा। डिस्टेंस लर्निंग, बहुत लोगों का आप न्यूज देखते हैं, सुनते हैं ना कि कोई अब 50 साल 60 साल में इंटर का परीक्षा देता है या ग्रेजुएशन कर रहा है किसी विषय से, या डिस्टेंस लर्निंग से, दूरस्थ शिक्षा से। बहुत लोग घर पे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उनका एजुकेशन चलता रहता है। जैसे राष्ट्रीय टंडन हुआ, इग्नू हुआ और सिक्किम मणिपाल हुआ, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग चलाते हैं। तो उसके लिए कोई निश्चित स्थान तो होता नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई निश्चित समय तो होता नहीं है। तो इस प्रकार के जो शिक्षा होते हैं उसको हम लोग नॉन फॉर्मल कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका शिक्षा का रूप। अब हम कल डिस्कस करेंगे शिक्षा के विभिन्न रूप, तो हो गया, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब कल हम आपको बताएंगे दर्शन के प्रति दृष्टिकोण। ठीक, तो अभी तक हम लोगों का क्या क्या क्लियर हो गया मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार में समझ लीजिए। शिक्षा का अर्थ परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार, दर्शन का अर्थ और परिभाषा विभिन्न विचारकों के अनुसार, इसके अलावा शिक्षा और दर्शन का संबंध और शिक्षा के विभिन्न रूप, इतना क्लियर हो गया। बस हम लोग को दर्शन के प्रति दृष्टिकोण पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे, पहला यूनिट हमारा खत्म। यानी 3 लेक्चर में हमारा पहला यूनिट का जो पहला पार्ट है वो खत्म होगा, ए वाला पार्ट। फिर 3 क्लास में बी वाला पार्ट हो सकता है और कम में खत्म हो जाए, यानी एक एक यूनिट हमारा 4 से 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कितना होगा, अगर 4 यूनिट है और एक यूनिट को समाप्त करने में अगर 5 लेक्चर लग रहा है तो भाई 25 लेक्चर में आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। बशर्ते आपको कुछ करना नहीं है, आपको अच्छे से चीजों को समझना है, और ये पीडीएफ भी हम आपको सेंड करेंगे। अभी ये मत आप घबराइए, मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, अभी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा,
तो कभी अरे पीडीएफ तो है क्या करने लिखे, तो ऐसा नहीं है। जो आप चीज लिखेंगे वो अलग है, ये जो है वो बना हुआ है ठीक है, बट अपने लैंग्वेज में जो चीजें लिखेंगे वो उसका मजा अलग ही है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां भी रहिए जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।